सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई। वर्ष 1962 में आया ये फिल्मी गाना बताता है कि हम अपने ही इतिहास और महापुरुषों को लेकर कितने अनपढ़ हैं। संयोग से इसकी फिल्म का नाम भी अनपढ़ ही था। सच भी यही है कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई से हम भारतीयों को कोई लेना देना नहीं। किसी ने बता दिया कि सिकंदर महान था, जो जीता वही सिकंदर था, तो हमने मान लिया। एक कहानी भी गढ़ ली गई कि पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के आगे ले जाया गया था। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बताया गया कि इससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को छोड़ दिया। बस इतने से हम गर्व से फूल उठते हैं। सिकंदर को महान और स्वयं को एक हारी हुई दयनीय सभ्यता मान लेते हैं। क्या वास्तव में यूनानी राजा अलेक्जेंडर या सिकंदर ने राजा पोरस को युद्ध में हराया था? इस बारे में इतिहास की पुस्तकों से लेकर सिनेमा तक में फैली दंत कथाओं का सत्य क्या है? पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक हिंदू राजा पुरु का राज्य था। यूनानी उन्हें पोरस कहा करते थे। जिस प्रकार अलेक्जेंडर को तब ईरान में सिकंदर और भारत में अल क्षेत्र नामों से भी संबोधित किया जाता था। पुरु की राजधानी आज के लाहौर के निकट थी। उनका कार्यकाल आज से लगभग 2350 वर्ष पहले हुआ करता था। तब मगध भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये आज के बिहार में पड़ता है। यूनान के मैसिडोनिया का राजा सिकंदर एक सेना लेकर विश्व विजय पर निकला था। उसका लक्ष्य मगध पर अधिकार करना था। सिंधु नदी के तट पर उसका सामना राजा पुरु से हुआ। इतिहास के किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि उस युद्ध में सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था। यदि सच में ऐसा हुआ होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच गया होता और आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता। उस काल के कुछ यूनानी लेखकों ने अपने राजा की हार को भी जीत में बदल दिया, जबकि ईरान, चीन और भारत के प्राचीन विवरणों में कुछ और ही बात कही गई है। विश्व विजय पर निकले सिकंदर ने सबसे पहले फारस अर्थात वर्तमान ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित किया था। इसके बाद ही विश्व विजय की उसकी भूख बढ़ गई थी। फारसी ग्रंथ शाहनामा के अनुसार सिकंदर केवल एक क्रूर विदेशी राजकुमार था, महान नहीं। सिकंदर का अभियान जब ईरान से आगे अखंड भारत की सीमा तक पहुंचा तो उसका सामना उस क्षेत्र के राजाओं से हुआ। ये पहाड़ी सीमा पर बसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य थे। अश्वायन एवं अश्वकायन राज्यों की सेना ने सिकंदर को पहली चुनौती दी थी। आगे बढ़ने पर कुनात, स्वात, बुनेर और आजका यानी आज के पेशावर में सिकंदर को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। मत्स्य राज के क्षेत्र में तो महिलाओं ने भी सिकंदर की सेना का मुकाबला किया था। सिकंदर ने मत्स्य राज के राजा को पूरे परिवार समेत धोखे से मारा था। हालांकि गंधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्भी की पड़ोसी राजा पोरस से शत्रुता थी। उसे लगता था कि सिकंदर की सहायता से वो शत्रु को हरा देगा। 4वीं शताब्दी में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में पोरस का उल्लेख मिलता है। सभी ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। यूनानी अभिलेखों में इसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। दूसरी ओर पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। इस युद्ध में आम्भी की सेना के 11,000 सैनिकों ने भी सिकंदर का साथ दिया था।
यूनानी वृत्तांतों में राजा पुरु को 7 फुट से भी अधिक लंबा और बलशाली बताया गया है। इनके अनुसार सिकंदर की झेलम पार करते ही राजा पुरु अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। बड़ी संख्या में सिकंदर के सैनिक हाथियों के पैरों तले कुचलकर मारे गए। सिकंदर ने अपने जीवन में कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। वो और उसकी सेना इससे बुरी तरह आतंकित हो गई। हाथियों की सेना के अतिरिक्त सिकंदर ने यहीं पर पहली बार 7 फुट के भाले देखे, जिनसे एक ही सैनिक शत्रु के कई सैनिकों को मार सकता था। आरंभिक युद्ध में यवन सेना के कई सेनापति मारे गए। उनका मनोबल बुरी तरह से टूट गया, किंतु सिकंदर हठ पर अड़ा रहा। अपने सबसे विश्वस्त अंगरक्षकों और अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर सिकंदर बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया, लेकिन वो किसी भारतीय सेनापति को नुकसान नहीं पहुंचा सका। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर धरती पर जा गिरा। कोई कुछ करता उससे पहले ही सिकंदर के अंगरक्षक उसे उठाकर वहां से तेजी से भाग निकले। पोरस की एक तरफा जीत और सिकंदर की हार की इस कहानी पर यदि हम विश्वास न भी करें तो ये मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट चुका था। सिकंदर भी बुरी तरह से डरा हुआ था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस अपने देश जाने का निर्णय लिया। सिकंदर और उसकी सेना कितनी भयभीत थी, ये इसी से समझा जा सकता है कि वो जिस रास्ते से आया था उससे वापस नहीं लौटा। उसने सिंधु नदी का रास्ता चुना, जो कम खतरनाक था। इस बात के भी दावे किए जाते हैं कि सिकंदर अपनी बची कुची सेना के साथ कुछ समय तक पश्चिमी क्षेत्रों में भटकता रहा था। इस दौरान भी उस पर हमले हुए। ऐसी कथाएं भी हैं कि एक जाट सैनिक ने सिकंदर पर भाला फेंक कर मारा था, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था। प्राचीन फारसी, चीनी और भारतीय लेखनों के अनुसार घायल सिकंदर ने वापसी में गंधार पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया था। हालांकि यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि सिकंदर बेबीलोन यानी आधुनिक इराक में बीमारी से मरा था। सिकंदर के समकालीन माने जाने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने उसे भारत पर विजय पाने वाला योद्धा बताया है। इसी के आधार पर पोरस पर उसकी जीत के दावे किए जाते हैं, जबकि इन दावों के विपरीत भी ढेरों साक्ष्य हैं। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर की सेना पुरु की 20,000 की सेना के आगे टिक नहीं पाई। वो समझ चुका था कि आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के राजा धनानंद के 3.5 लाख की सेना उसके प्रतिरोध के लिए तैयार है। सिकंदर की जीवनी लिखने वाले रोमन इतिहासकार क्विंटस कार्टियस रूफस के लेखन में भी सिकंदर के विजयी होने का कोई दावा नहीं किया गया है। इसमें दिए वर्णन के अनुसार सिकंदर को भारत में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राजा पोरस के हाथियों के आतंक का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यूनानी सभ्यता के चिन्हों पर काम करने वाले इतिहासकार E.A.W. बज की पुस्तक अलेक्जेंडर द ग्रेट के अनुसार झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि लड़ाई जारी रहेगी तो उसकी सेना पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। अतः उसने राजा पुरु से युद्ध बंद करने की प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। पश्चिम के जिन इतिहासकारों ने सिकंदर को विजयी बताया है, वो ये बताने में असफल रहे हैं कि उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था कि मगध जाने का सपना लेकर निकले सिकंदर ने बीच रास्ते से लौटने का निर्णय ले लिया।
ये वापसी भी विजयी सेना की तरह नहीं हुई, बल्कि मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रोमन सभ्यता के लोग ईसाई नहीं थे, उन्हें पेगन कहा जाता था। आश्चर्य की बात है कि रोमन सभ्यता को नष्ट करने वाले ईसाई चर्च ने सिकंदर की विरासत को हड़प कर उस पर अपना लेबल लगा दिया। संभवतः इसलिए क्योंकि उन्हें लगा इससे वो फारस से लेकर भारत तक के पूरे भूभाग में रहने वालों को नीचा दिखा सकेंगे। इससे उनके भारत में रहने वालों को कथित रूप से सभ्य अर्थात ईसाई बनाने के अभियान को नैतिक आधार मिल जाता है। इसे उनकी औपनिवेशिक सोच का उदाहरण कह सकते हैं। वे नहीं चाहते थे कि भारतीयों को कभी पता चले कि वे वास्तविक विश्व विजयी हैं। सिकंदर की इस कहानी में एक बात ध्यान देने वाली है। वो मगध पर कब्जा करने के लिए निकला था। रास्ते में अन्य भारतीय राजाओं ने उसे क्यों रोका? वे चाहते तो संधि भी कर सकते थे। ये तथ्य बताता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में भले ही अलग अलग राजाओं का शासन था, लेकिन एक राष्ट्रीय भावना सदा से रही है। घात प्रतिघात की कहानियां हैं तो आपसी सहयोग और सद्भाव की भी हैं, लेकिन इतिहास से जुड़े नकारात्मक बिंदुओं को ही तूल दिया गया। पोरस और सिकंदर की ये कहानी भारतीय इतिहास के साथ हुए खिलवाड़ का संभवतः सबसे पुराना उदाहरण है। एक झूठ जो लोक कथाओं से लेकर लोकोक्तियों तक में रच बस गया। औपनिवेशिक काल के इन असत्यों और अर्ध सत्यों को हमें स्वयं तोड़ना होगा, तभी सही अर्थों में भारत स्वतंत्र होगा